ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिया था। शेरन, 11 तक आपने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की? आपने जस्ट मुझे अभी भेजे हैं, तो मैं चेक करूँगा क्लास के बाद। तो आप एक्चुअली मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन किए हैं अभी तक। ओके अभी तक वहीं तक कर पाई, बट मेरे को ना सेकंड और सिक्स के अंदर डाउट है उसमें, वो मैं कर नहीं पाई। तो वो आप मुझे बाद में फिर। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप नहीं कर पाए और सिक्स्थ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। हाँ जी, ओके, बाकी 7 तक बाकी कर लिए। 7 तक आपने कर लिया। ओके ठीक है, तो 6 देखते हैं हम, 6 में क्या था। 6 वापस करते हैं। सो काव्य, आपकी कल की क्लास मिस हुई थी, आप भी ध्यान दीजिए। फॉर्मेट आपने सीख लिया था, तो आपको इस आंसर समझ में आने चाहिए। 6 6 में आपका कुछ स्पेसिफिक डाउट है? पूरा क्वेश्चन डिस्कस करें शरण। नहीं सर, एक्चुअली मेरा जीडीपी 2600 आ रहा है, बट वहां पे 28 है कुछ। 26 आ रहा है, 28 है। ओके ओके, तो आपका सॉल्यूशन तो बाद में दूँ, अभी हम समझ लेते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। सो हमारा फॉर्मेट कहाँ चला गया? वापस लिख लेते हैं। सर मुझे लगता है कि रिवर्स से होना था, मैंने स्ट्रेट, कोई बात नहीं, बट स्ट्रेट वे से भी हो हम कर सकता था। लेते हैं, कर लेते हैं। सी, हमें क्या निकालना है? हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर निकालनी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें निकालनी है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को हम और क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमें यहाँ पर निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा फॉर्मेट क्या है? सेल्स एड चेंज इन स्टॉक। तो हमें क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर लेस सर ये इंटर। मुझे समझ आ गया। हाँ कोई बात नहीं। ये मैं एक्चुअली मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे लाके उसको रोक दिया, मैंने उसमें फैक्टर कॉस्ट तक नहीं किया, क्योंकि उसमें ऐड करने थे ना इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने वो नहीं किया। ठीक है ठीक है, ओके। सो सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लेस करेंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा स्टेशन है, जो कि प्रोडक्ट मेथड में हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसके आगे पीछे हमारा क्वेश्चन चलता है। यहाँ सेल्स कितना दिया हुआ है? 8000 का सेल्स यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको सेल्स को यहाँ लिख लेते हैं, सेल्स 8000। टोटल सेल्स, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट अलग अलग दिया नहीं है, तो टोटल सेल्स हमारा यहाँ पर 8000 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? ऐड चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हम यहाँ पर ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक कितना है? 100। तो चेंज इन स्टॉक को हमने ऐड कर दिया 100 को। जब सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है 8100। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, 8000 प्लस 100 गिव्स अस 8100। फिर क्या हम क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ 5500। 5500 को हम लेस कर देंगे, तो 8100 में से 5500 माइनस कर दो, तो कितना बचता है? 8100 माइनस 5500, तो 2600 यहाँ पर आपका बचता है। तो ये हमारा आ गया जी डी पी एट मार्केट प्राइस। जी डी पी एट मार्केट प्राइस 2600 आ गया। निकालना क्या है हमें? जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये मार्केट प्राइस का जी डी पी आ गया, हमें फैक्टर कॉस्ट का निकालना है, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सिर्फ एक ही कन्वर्ज़न हमें यहाँ पे करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे बनाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, और कुछ हमें यहाँ पर करना नहीं है, क्यों? बाकी तो जीडीपी है, इधर जाना भी जीडीपी तक ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए टैक्स को हटाते हैं, तो वी विल डू लेस नेट
इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम यहाँ पर लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडी। तो यहाँ इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स करके हमें कुछ दिया नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ नहीं है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला इज इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया नहीं है तो इट इज़ 0। सब्सिडी कितना है, सब्सिडी यहाँ दिया हुआ है विच इज़ 200, सब्सिडी 200 रुपया दिया हुआ है तो 200 यहाँ पर हो गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया, 0 माइनस 200, तो 0 माइनस 200 क्या आ जाएगा, माइनस 200। तो जो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इट इज़ माइनस 200, उसको मैं लेस करता हूँ, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ माइनस 200। तो लेस कर रहा हूँ और माइनस का है तो ये एक्चुअली हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2600 में हम 200 जोड़ेंगे तो 2800 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो विच इज़ आवर आंसर। तो आपने शायद इस 200 में कुछ गलती करी होगी प्लस माइनस में, इसलिए आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है शरण? यस सर। ओके काव्य, आपको समझ आया कुछ इसमें? कल की क्लास तो आपने मिस करी थी बट समझ आया आपको इसमें कुछ? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 11 तक कल हमने कर लिया था, हम 12 पे आ जाते हैं। आपकी आवाज़ स्पष्ट आई नहीं है काव्या। इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस, एक इकोनॉमी में ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, फर्म बी का सिर्फ हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड, दो चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हमारा है फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है सेल्स माइनस सेल्स ऐड चेंज इन स्टॉक से वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं, और निकालना किसका है, सिर्फ फर्म बी का हमें निकालना है, ओनली फर्म बी का। पॉइंट नंबर 1, फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स ऑफ रुपीज़ 80 करोड़। फर्म ए ने फर्म बी को 80 करोड़ रुपए के का सामान सेल किया है, फर्म ए ने बेचा है। तो ये फर्म बी के लिए इट इज़ अ परचेज़, फर्म बी के लिए परचेज़ है। फिर फर्म ए ने बी को इतना बेचा, फर्म ए ने फर्म सी को 50 करोड़ का सेल किया है, फर्म ए ने हाउस होल्ड को 30 करोड़ का सेल किया है, और एंड गुड्स ऑफ वैल्यू 10 करोड़ रिमेन्स अनसोल्ड, और 10 करोड़ का सामान अनसोल्ड रहा, मतलब दिस इज़ क्लोजिंग स्टॉक फॉर फर्म ए। तो ये फर्म ए का सेल्स और चेंज इन स्टॉक यहाँ इन्होंने हमें दे दिया, लेकिन फर्म ए से हमें कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें वैल्यू एडेड फर्म बी की निकालनी है। तो फर्म ए का डेटा हम यहाँ पर अभी इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं क्या है, फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी गुड्स ऑफ 70 करोड़। हाँ, फर्म बी ने फर्म सी को 70 करोड़ का सामान सेल किया है। फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी गुड्स ऑफ रुपीज़ 70 करोड़। तो ये सेल्स हमें चाहिए थी, तो सेल्स हम यहाँ डाल देते हैं, फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी 70 करोड़ रुपीज़। ये 70 करोड़ की सेल फर्म बी की यहाँ पर आ गई। टू फर्म डी 40 करोड़, फिर फर्म बी ने डी को 40 करोड़ बेचा, ये भी बी की ही सेल है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। टोटल सेल्स हमें लेनी होती है, एग्रीगेट हम ले रहे हैं। गुड्स ऑफ वैल्यू 30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड,
अच्छा, 30 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट भी हमारी सेल ही है, तो एक्सपोर्ट को भी हम ले लेते हैं। फर्म बी के एक्सपोर्ट्स 30 एंड गुड्स ऑफ 5 करोड़ वर सोल्ड टू द गवर्नमेंट, और 5 करोड़ का सामान उन्हें गवर्नमेंट को सेल किया है। तो ये गवर्नमेंट को भी सेल किया है, तो इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 करोड़। तो अलग अलग लोगों को कितना कितना सेल किया है वो इन्होंने हमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स दिए, सारी जोड़ लेंगे क्योंकि हमें तो टोटल सेल चाहिए फर्म बी की। ये टोटल सेल्स फर्म बी की आ गई 145 रुपीज़, ये टोटल सेल्स आ गई है। अब चेंज इन स्टॉक की बात आती है। चेंज इन स्टॉक तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है फर्म बी का। ए का तो था, ए का 10 करोड़ था, बट ए का हमें करना नहीं है सॉल्व। बी का चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, विच मीन्स इट इज़ ज़ीरो। तो ये हमारा यहाँ पर चेंज इन स्टॉक जो है ज़ीरो हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपका है टोटल सेल्स ऐड चेंज इन स्टॉक, तो 145 ही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया 145। दो चीज़ क्वेश्चन में निकालनी थी, एक थी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट आया था। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, भी हम इसी को बोलते हैं। तो अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहाँ पर दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 4-5 अलग अलग नाम से मिलता है क्वेश्चन में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है या रॉ मटेरियल होता है या नॉन फैक्टर इनपुट्स होता है या परचेजेस होता है, या फिर एक और टर्म आती है सिंगल यूज ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है ना, ये अभी हम बाद में करेंगे। ये 4 यहाँ पर है। परचेजेस बेसिकली हम परचेजेस देखनी है। तो अब ऊपर वाले पॉइंट में देखो, फर्म ए ने बी को 80 करोड़ का सामान सेल किया था। जब ए ने बी को 80 करोड़ का सामान बेचा है, मतलब बी ने फर्म ए से 80 करोड़ का सामान खरीदा है। अगर बी ने खरीदा है तो इट मीन्स ये फर्म बी के लिए दिस इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि जो भी आप परचेज कर रहे हो दैट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर यू। तो यहाँ पर हम परचेजेस फ्रॉम फर्म ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डाल देंगे 80 करोड़। अब माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आ जाएगा 145 माइनस 80 विल गिव मी 65। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग और क्वेश्चन में डिफरेंस था कि 3-4 जगह की सेल दे दी, अलग अलग जगह की। ए का डेटा दे दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए, ए का डेटा हमें चाहिए ही नहीं था। सिर्फ ए ने बी को कितना बेचा वो बी की परचेज निकालने के लिए ज़रूरत थी। बाकी इसमें कोई कन्वर्जन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रॉस से नेट या नेशनल डोमेस्टिक, वो सब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड ही पूछा था और उसी का ही डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है शरण? हाँ जी सर। काव्या, समझ आया है आपको क्वेश्चन? सर समझ आया आपको? या कुछ आपको डाउट है उसमें? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये 2020 CBSE का क्वेश्चन है। चेंज इन स्टॉक हमें यहाँ पर निकालना है। क्या क्या दिया है, सेल्स, NV एट फैक्टर कॉस्ट, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, सो शेरन इसे आप करिए, कैसे करेंगे आप इसे? थोड़ा सा अभी बताऊं ध्यान। कि हाँ जी, नोटबुक में करूं? नोटबुक में करिए, करके आपको निकालना है जैसे कल कर रहे थे। काव्य, आपको भी करना है, अगर आपको आता है तो आपको करना है।
चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, जीडीपी एट एमपी। इसके आगे हम क्वेश्चन ने हमें दिया नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। सर -70 आ रहा है। -70। ओके, ओके, करेक्ट आंसर, गुड, सही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसे करिए। क्वेश्चन नंबर 14,
सर इसके अंदर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट तक तो पहुंच के उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट कैसे कंजम्पशन, निकालूं? हाँ, तो ये जो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है ना, इसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल। मतलब देखो, प्रोड्यूसर गुड्स का मीनिंग पीछे के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोड्यूस करने वाला है, जो फैक्ट्री चलाने वाला है, वो इन गुड्स को काम में ले रहा है। अब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का क्या होता है, एक बार आपने डाल दिया फिर वो ख़त्म हो जाता है। सो रॉ मटेरियल को ही सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। तो जो इंटर रॉ मटेरियल इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इस सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स इज़ योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर मेरा 70 आ रहा है। GVA एट मार्केट प्राइस आपका 70 आ रहा है। 80 है, कुछ 10 का मिस्टेक है आपका। यहाँ सर सॉल्यूशन, चेंज इन स्टॉक तो हम -10 लेंगे ना? हाँ जी, -10 लेंगे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप कंपेयर करिए, आपने एक्सपोर्ट सेल ऐड करी है नहीं करी है? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं ऐड की। हाँ। और थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिए, एक्चुअली क्या है, नंबर्स ऊपर हो रहे हैं, नंबर ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे है। एक्सपोर्ट अगर आपने देखो, डोमेस्टिक सेल अलग दिया हुआ है, अगर डोमेस्टिक अलग दिया है तो एक्सपोर्ट भी आपको ऐड अलग से करना पड़ेगा। अगर टोटल सेल्स दिया होता फिर आपको एक्सपोर्ट अलग से ऐड नहीं करना है ना। जब डोमेस्टिक अलग दिया, एक्सपोर्ट अलग दिया, ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर आपका आंसर 80 आ जाएगा, वो आपका आंसर ठीक है। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कितने नाम हमारे हो गए यहाँ पे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल्स, फिर परचेजेस, फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स, और अब एक और नाम आ गया है, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। तो इनमें से कुछ भी नाम आपको लिखा हुआ आ रहा है तो इट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसे करिए 15 को। सर इसमें मुझे सेल्स नहीं गिवन, परचेज ऑफ मशीनरी तो। देखो, परचेज ऑफ मशीनरी से हमें मतलब नहीं है, क्यों, हमारे फॉर्मेट में कहीं है ही नहीं। जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, इसमें कई कई डेटा अलग अलग दे देते हैं जो हमारे काम का नहीं होता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता तो हमारे काम का होता है कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी से हमें कोई मतलब नहीं है। मशीनरी परचेज हमारे उसमें नहीं आएगी। तो सर सेल्स के बिना कैसे होगा? ये आप सोचो थोड़ा सा, सेल्स के बिना कैसे होगा। आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ ज़रूर आएगा। हर एक 5-6 चीज़ें दी हुई है, देखो, हर एक चीज़ पे विचार करो। क्या आपको कोई क्लू मिलता है?
नहीं सर, सर ना सेल्स गिवन है ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, दोनों ही नहीं गिवन। अच्छा ओके, चलो तो हमारा फॉर्मेट हम ले आते हैं यहाँ से वापस नीचे। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 15। हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट तो ये नीचे तक आ जाता है, यहाँ पर हमें जाना है। अब हम शुरू कहाँ से करें? क्वेश्चन आप बोल रहे हो सेल्स गिवन नहीं है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक वो भी गिवन नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ गिवन है। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट से कर सकते थे आगे? सर फिर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में लेस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी ये फॉर्मेट में जो इवेंट सीक्वेंस है, किसी भी सीक्वेंस का आपको अगर मिल गया तो वहाँ से आगे बढ़ जाओ बस। भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट से आप नीचे चल दो, क्योंकि हमें तो नीचे ही जाना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो ऊपर का डेटा हमें चाहिए भी नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा हम यूज़ कर सकते हैं। करिए। सर 560 आ गया। 560 नहीं, ये ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ है। लेट्स चेक। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने कितना लिया? क्या क्या आपने स्टेप्स किए आप बताइए। सर पहले मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 को ओके माइनस किया 200 से इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। ओके, तो क्या आया आपके पास में? मेरे पास आया 600 क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या किया आपने? फिर इसमें मैंने लेस किया डेप्रिसिएशन को। ओके ठीक है। फिर मेरा आ गया 580, वो आ गया मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके ठीक है। उसके बाद फिर मैंने माइनस किया 20 को। 20 माइनस किया आपने? हाँ ओके जी, 20 नेट कैसा है? इनडायरेक्ट। 20 कैसा आया? 20 आया जब मैंने सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। नहीं देखो, फिर नेट 30 इनडायरेक्ट, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ दिया नहीं है। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनसे हम करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जी, तो इसमें नेट इनडायरेक्ट, इसमें सब डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। हाँ तो कितना है इनडायरेक्ट टैक्स, कितना है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है 30। 30 में से क्या माइनस करोगे? 30 में से 50। तो कितना आया नेट इनडायरेक्ट टैक्स? 20। 20 नहीं आया।
30 माइनस 50 इज -20। हाँ जी, -20। हाँ, -20 आए, तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास आ गया -20। अब आपके वापस फॉर्मूले पे आ जाओ, जो आपने तो उसमें से मैंने माइनस कर दिया। एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपने निकाला था, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस करोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओह हाँ, मैंने वो नहीं किया। है ना। तो माइनस माइनस आप प्लस कर देंगे, तो फिर आपका 560 में 40 आप जोड़ोगे, तो यहाँ पर 600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल्स एक बार बेसिक समझ में आने के बाद कहाँ गलतियाँ होती है, एक तो ये बीच बीच में ऐसे आइटम दे देते हैं जो उस मेथड में काम के नहीं हैं, तो उनको हमें छोड़ देना है। दूसरी गलती होती है साइन की, माइनस प्लस में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली इसी फॉर्मेट के अंदर लिखते जाओ। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा, इनडायरेक्ट टैक्स 30 लेस सब्सिडी, तो मैं -20 में लिख दूंगा। अब लेस करना है, -20 है, तो मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा करके। तो इसी फॉर्मेट में आप चलते हो तो माइनस प्लस की मिस्टेक्स आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 16 पे चलते हैं, 16 करिए। एट्टी आ रहा है। 80 आ रहा है, ओके, 80 इज़ द राइट आंसर, गुड। क्वेश्चन 17 करिए। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? ओके, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, सेल्स, अनसोल्ड स्टॉक, ये तो स्टॉक है, आपको समझ आ गया है, एंड जीएसटी यहाँ पर आपको दिया हुआ है।
अब ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। नेट वैल्यू एडेड निकालना है, सबसे पहले हम सेल से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे, सेल्स हमने इधर डाल दिया, सेल्स इज 20। सेल्स में हम जो है चेंज इन स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसने हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 का, तो हम क्लोजिंग स्टॉक 2 हो जाएगा, ओपनिंग विल बी 0। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे 2 आ गया। ऐड करेंगे सेल्स ऐड चेंज इन स्टॉक, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा 22। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। तो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हमें मालूम है कि इंटरमीडिएट ही होता है ये, तो 5 हम यहाँ से लेस कर देंगे। ये यहाँ पर लेस हो गया, तो आपके पास में जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ पर आ गया। यहाँ तक तो आप कर सकते थे इसे। यस सर। ठीक है ना, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक हम यहाँ कर सकते थे। देखिए बोर्ड के अंदर क्या है, आपके स्टेप्स के मार्क्स हैं, है ना। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए और आपने यहाँ तक भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो हर एक स्टेप के मार्क्स वहाँ पर होते हैं। तो आपने इतना किया तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमें कहाँ जाना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी एट एफसी पे हमें जाना है। एनडीपी एट एफसी, और हम कहाँ तक आ चुके हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हम आ चुके हैं। ठीक है ना। तो ग्रॉस को नेट बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। तो जीएसटी है, ये भी हमें मालूम है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये भी आप कर सकते थे। तो जीएसटी लेस कर देते हैं हम यहाँ पर से। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना आया था, 17 का। 17 में से हम लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, जीएसटी हमें दिया हुआ है 1 का, तो 1 हम यहाँ पर से माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 16 का आ गया। अब हमें सिर्फ एनडीपी पे जाना है, तो हमें क्या चाहिए, एक लेस डेप्रीसिएशन हमें यहाँ पर और चाहिए। अगर डेप्रीसिएशन मिल जाए तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब एक आइटम रह गया, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि जो प्रोड्यूसर फैक्ट्री वाला या किसान जो भी प्रोडक्शन करता है, वो उसके काम में जो भी गुड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स या तो मशीनें होगी, या तो मशीन काम में लेंगे, और या फिर रॉ मटेरियल काम में लेंगे, है ना। या तो कच्चा सामान डालोगे और या मशीन काम में लोगे, 2 ही तरह की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। जो रॉ मटेरियल है, इसको तो एक बार आपने काम में ले लिया तो ये ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, दोनों प्रोड्यूसर गुड्स, ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है, ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो एक ही बार काम में आ सकता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। और जो मशीन्स है, मशीन्स क्या होता है, कई साल चलती है। मशीन्स जो होती है वो कई साल चलती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ड्यूरेबल मतलब जो कई साल चले। जैसे आप बाज़ार में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदने जाते हो, तो आपने सुना कभी पूछते हुए कितनी ड्यूरेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट की, सुना आपने ऐसे कभी? हाँ जी सर। है ना, ड्यूरेबिलिटी पूछते हैं कितना ड्यूरेबल है ये सामान। जैसे बोलते हैं चाइना का मेड है तो ड्यूरेबल नहीं होता, बाकी तो ड्यूरेबिलिटी हम पूछ रहे हैं, मतलब बेसिकली कितने साल तक ये चीज़ चलेगी। तो मशीन्स जो होती है वो ड्यूरेबल होती है क्योंकि वो कई साल तक चलती हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह के हुए, या तो मशीन्स या फिर आपके रॉ मटेरियल्स, है ना। मशीन की जगह हम इसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं, बट अभी आप मशीन ही रखो। तो ये सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स एक बार काम आते हैं। ये ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है, कई साल तक चलते हैं। सर तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स तो हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं ना? यस, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है।
तो फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स ये हमें यूज में नहीं है, मतलब नहीं, इसको यूज नहीं करना। नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको इसका यूज़ क्या होगा, ठीक है ना। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यहाँ तक आपने कर लिया, सिर्फ एक डेप्रीसिएशन आपका रह जाता है। अब होता क्या है कि जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है ये कई साल तक हमारे चलते हैं। अब जैसे हमारे घर पे भी हम सामान ले, जैसे कार होती है, गाड़ी होती है आपकी, कुछ भी, तो हर साल उसकी वैल्यू घटती जाती है। ऐसा होता है, मालूम है आपको, यस सर। है ना। कोई भी सामान आपके घर पे है अगर से जो लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो टाइम के साथ साथ वैल्यू कम होती जा रही है सामानों की, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएट होना मतलब कि वैल्यू घटना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, डेप्रीशिएट मतलब घटना। तो टाइम के साथ साथ जो मशीनों की वैल्यू घटती जाती है इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, है ना। और पूरा टेक्निकली जब हम शुरू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ डेप्रीसिएशन मतलब टाइम के साथ जो मशीनों की वैल्यू घटती जाती है उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स वही है जो कई साल तक चलता है। इसने हमें क्या दिया, 10 साल तक चलेगा विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ये जो भी मशीन इसके पास थी 10 साल तक चलने वाली मशीन थी। 10 ईयर्स इसकी लाइफ है, लाइफ इज़ 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो अब हर साल ये कितना डेप्रिशिएट करेगी, हर साल ये कितना डेप्रिशिएट करेगी, हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये मशीन जो थी ये कॉस्ट कितने की ख़रीदी थी, 1 लाख रुपीज़ की ख़रीदी थी, 1 लाख की ख़रीदी, 10 साल की इसकी लाइफ है, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट करेगी ये, क्या आप निकाल सकते हो। हर साल इसकी वैल्यू कितनी कम होएगी। सर 1 लाख कम होती रहेगी। हाँ, 1 लाख कम होती रहेगी। तो आपने 1 लाख कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। कैसे आपने 1 लाख निकाला, आपने क्या किया, 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट है इसको आपने डिवाइड कर दिया उसकी लाइफ से, 10 साल से, तो 1 लाख हर साल आ गया आपका। ऐसे किया आपने, यस सर। है ना। 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल उसकी जो वैल्यू घटेगी दैट विल बी 1 लाख रुपीज़। तो हमें ये जो हर साल वैल्यू घट रही है इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो हर साल घट रही है, तो हर 10 साल तक हर साल इसमें इस वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का आएगा। तो बेसिकली जब इसने हमें दिया ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स 10 साल की लाइफ है और 10 लाख रुपए इसकी वैल्यू दी है, तो अब इससे हमें पता पड़ गया कि डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो 10 लाख की मशीन है, 10 साल लाइफ है, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज़ 1 लाख रुपीज़, और 1 लाख रुपीज़ का हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे ले लेंगे। तो जब हम इसको लेस करेंगे तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आपका आ जाएगा 15 का। तो डेप्रिसिएशन निकालने, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ द असेट, या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स लिख देते हैं, इसको असेट्स भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ द असेट्स डिवाइडेड बाय, किससे आप डिवाइड करोगे, लाइफ ऑफ द असेट। उस असेट की लाइफ से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन उसमें आपको मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। तो वो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ डाल दिया, तो हमारा एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट 15 यहाँ पर आ गया। सो एक तो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्यों दिया है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दिया है, और सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स इज़ बेसिकली और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जीएसटी जो दिया होता है, जीएसटी काहे के लिए है, इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर सब्सिडी होता तो सब्सिडी माइनस करते, फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स पर पहुंचते हैं। तो सर इसमें हम डेप्रिसिएशन 5 लेंगे। डेप्रिसिएशन हम लेंगे इसमें 1, 10 लाख की है, डिवाइड किया 10 साल से, तो 1 आएगा ना, 1 लाख।
तो सर इसको हमेशा 10 ईयर से ही डिवाइड करना है। नहीं नहीं, यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है लाइफ स्पैन 10 ईयर्स दिया हुआ है। अगर 8 दिया होता तो 8 से डिवाइड करते, 5 दिया होता तो 5 से करते। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कितने साल की उसकी लाइफ है, ओके। ठीक है ना। जीएसटी इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स मतलब दिस इज़ योर स्टॉक, है ना। तो आपको अधिकतर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ मिल रहा था, लेकिन इस तरह से स्टॉक लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। तो फॉर्मेट वही है, सिर्फ उनके नाम में प्ले कर रहे हैं क्वेश्चंस में, कभी क्या लिख देते हैं कभी क्या लिख देते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो रहा है। एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिकली आपकी मशीन्स वगैरह होती है, इनकी वैल्यू हर साल जो घटती जाती है, वियर एंड टीयर है, ऑटोमेटिक घटेगी। आप गाड़ी, ये कार है आपके घर पे, अगर आप नहीं चलाओगे तब भी घटेगी वो, तब भी वैल्यू उसकी घटेगी। हर चीज़ के साथ ऐसा होता है, तो दैट इज़ बेसिकली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हर साल होता है और उसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने सीख लिया। बट मोस्टली क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली गिवन ही था, तो हमें वहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन 17 को। सर 15 हो गया, 15 आया आंसर। 15 बिल्कुल ठीक है। नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट इज़ 15। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आ गया, आपको समझ में भी आया है। सो 1 से 17 आपके कंप्लीट हो गए। 6 मैंने आपको समझा दिया है वापस से, और जो आपने करके भेजे थे उन्हें मैं चेक कर लूँगा। इसमें और कुछ आपको कुछ किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न इसमें प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स में? नो सर।
ओके, सो फिर नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। अभी हमने प्रोडक्शन मेथड किया है, अब कल हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। मोस्टली क्वेश्चंस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट सारे क्वेश्चन हमारे एक ही फॉर्मेट में फिट हो रहे हैं। वो फॉर्मेट अगर आपको बिल्कुल पक्का याद है तो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है। डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स का भी मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स क्या होता है? टैक्स मालूम है आपको? व्हाट इज़ टैक्स? कुछ कहीं सुना आपने टैक्स क्या होता है? यस सर, जो हम टैक्स किसी भी चीज पे हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पे करते हैं, हम लोग पे करते हैं। ओके, जैसे किस पे करते हुए देखा आपने टैक्स किसी को? अपनी इनकम पे करते हैं, फूड पे करते हैं, बिल्कुल और ठीक है, जो चीज बनी है, जिस फैक्ट्रीज में जो चीज बनी है उस पे करते हैं, उस पे जो करते चीज हैं, सेल कर रहे हैं उस पे भी करते उस हैं। पे भी करते हैं। ठीक है, सो टैक्स इज बेसिकली अ कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट है, ऑप्शन नहीं है उसमें, आपको पे करना ही है। कंपलसरी पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द गवर्नमेंट, हम लोग पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अब टैक्स जो होते हैं, टैक्स दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने नाम लिया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जैसे आप कहीं जॉब करते हो जा कर के, तो आपकी इनकम होएगी, उस इनकम पे आप टैक्स गवर्नमेंट को दे दोगे। आपकी इनकम हुई, आप जाके टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया आपने, है ना। तो डायरेक्टली आपने टैक्स दिया। बर्डन, टैक्स का बर्डन किस पे? आप पर है। आप पे बर्डन है, आपको इस टैक्स का नुकसान हो रहा है। भाई पैसा आपके पास से जा रहा था, आपके लिए तो नुकसान ही है। तो आप पे बर्डन है, आपने टैक्स किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट को ये पैसा रिसीव हो गया। तो दिस इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्टली जिस पे बर्डन है और जिसने रिसीव किया, उनमें आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिकली ऐसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, या आपने बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदा, तो उस पर आप टैक्स पे करते हो, उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम उसको बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड जीएसटी। अब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, मान लीजिए आपका खाना खाने का जो जो भी आपने रोटी सब्जी मंगाई, उसका कॉस्ट टोटल आ रहा है 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का बिल आ रहा है। अब इस 1,000 पे उस जो दुकान वाला है वो मान लिया 10% का रेट है, तो 10% से वो जीएसटी लगाएगा। 10% जीएसटी लगाएगा तो कितना होएगा? 100 रुपये। तो टोटल आप उसको पेमेंट कितना करोगे? टोटल पेमेंट विल बी ₹1100। ऐसे आता है बिल, देखा आपने कभी? यस सर। है ना, 1,000 रुपये का सामान है, उस पर 10% जीएसटी है तो जुड़ जाता है। टोटल हम 1,100 रुपये दुकान वाले को दे देते हैं। अब दुकान वाले को आपने 1,100 रुपये दिए, 1,000 रुपये तो उसका खर्चा है, जो भी उसने खाना वाना बनाया, रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसको मिल गया, उसका पूरा हो गया। बट 100 रुपये टैक्स, अभी तो हमने बोला था कि भाई गवर्नमेंट को दिया जाता है टैक्स, तो फिर आपने दुकान वाले को क्यों दे दिया टैक्स? टैक्स तो गवर्नमेंट को देते हैं, फिर टैक्स आपने दुकान वाले को क्यों दे दिया? ठीक है ना। तो अब एक्चुअली होता है क्या, हमने दुकान वाले को क्यों दिया है कि ये कस्टमर है, कस्टमर जो टैक्स है वो देगा उसको, सेलर को, और ये जो सेलर है, दुकान वाला है, ये अपने पास उस पैसे को नहीं रखेगा, ये इस पैसे को गवर्नमेंट के पास ले जाके जमा कराएगा। ठीक है ना। तो जैसे आपसे 100 रुपये लिए, ऐसे और भी वहाँ पर खाना खाने आते हैं लोग, सबसे वो टैक्स कलेक्ट करता रहेगा। जब एक महीना पूरा होता है, उसके बाद वो पूरा टैक्स जितना इकट्ठा किया वो पैसा ले जाके वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो दुकान वाले ने तो क्या, एक बीच में इंटरमीडिएरी का काम किया है, बीच में है सिर्फ। बर्डन किस पे आया इस टैक्स का? आपके ऊपर आया, क्योंकि 100 रुपये आपकी जेब से गए, अल्टीमेटली पैसा गवर्नमेंट को मिल गया। लेकिन आप पे बर्डन है, कस्टमर पे बर्डन है, और रिसीव किया गवर्नमेंट ने, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया है, बीच में एक सेलर, बीच में एक जना है। तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसा टैक्स जो कि डायरेक्टली ना पे किया जाए गवर्नमेंट को,
उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ जीएसटी। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, मेरी इनकम है मैं जाके गवर्नमेंट को दे दूंगा तो डायरेक्टली मेरे पे बर्डन है, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कस्टमर पे है लेकिन कस्टमर सीधा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, वो पहले एक दुकानदार को देता है, दुकानदार फिर गवर्नमेंट को देता है। ऐसा टैक्स जो इस तरह से चले उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट? यस सर। ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स कई तरह के होते हैं। आज के ज़माने में जीएसटी चलता है, पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, ठीक है ना, और सेल्स टैक्स भी होता था, वीएटी वैट होता था, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। कस्टम्स ड्यूटी अभी भी होती है ना। तो अभी फिर और जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, कभी आपने सुना है एंटरटेनमेंट टैक्स? नो सर। पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पर टिकट पे लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स, ओके। है ना। तो ये कई सारे टैक्स होते थे। अभी एज ऑफ नाउ आपके अगर एग्ज़ाम में आएगा तो जीएसटी आ सकता है या फिर कस्टम्स ड्यूटी आ सकता है, ये दोनों टैक्स आज के ज़माने में मेन है। तो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी अगर आता है तो आप समझ जाइए कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ बात हो रही है। इनकम टैक्स अगर लिखा हुआ आता है तो उसको छोड़ दो, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग समझ में आ गया। Yes, sir. अब आई बात सब्सिडी की। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी मालूम है आपको? सब्सिडी सर जैसे जो गैस सिलेंडर्स पे मिलती है, मतलब उसमें कुछ लेस होना किसी चीज में। लेस होना, बिल्कुल। क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट क्या बोलती है, कुछ सिटीजन्स को बेनिफिट देती है कि भाई अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो आप 800 रुपये दे दो, 200 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। तो दुकानदार को तो जो सेल करा उसको तो पूरे 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 800 रुपये आप दोगे, 200 रुपये गवर्नमेंट उसको दे देगी। तो हमें सब्सिडी मिल गई एक तरह से। तो सब्सिडी से चीज़ों का बाज़ार का भाव कम हुआ या ज़्यादा हुआ? सब्सिडी से जो मार्केट प्राइस है चीज़ों की वो कम हुई या ज़्यादा हुई? सर ज्यादा ही हुई हमें तो। नहीं, ज़्यादा कैसे, कम हो गई ना भाई। जो सिलेंडर सर, हज़ार हमारे कम हुई। है ना, 1000 रुपये की जो चीज़ थी अब 800 मिल गई। तो सब्सिडी से तो क्या होता है, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उससे क्या होता है, चीज़ बढ़ता है या घटती है मार्केट प्राइस? इनडायरेक्ट टैक्स से मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ रहा है, सब्सिडी से घट रहा है। जब मैं फैक्टर कॉस्ट पे होता हूँ तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे मुझे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में दो ही चीज़ें होती है, या तो गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाएगी या कोई सब्सिडी दे देगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, और सब्सिडी को मैं लेस करता हूँ। इसलिए फैक्टर कॉस्ट से हम सब मार्केट प्राइस पे इस तरह से आते हैं। समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है, ये वाला जो बॉक्स है, इसको मिला करके हम क्या बोल देते हैं, इसको मिला करके हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट से मतलब क्या हो भाई, इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपये का है, सब्सिडी 5 रुपये की है, तो नेट 5 रुपये ही यहाँ पर पड़ रहा है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ मिल गया तो कुछ करना ही नहीं है। अदरवाइज़ इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी आपको अलग अलग लिखी हुई मिलेगी, तो आप इसमें से इसको लेस कर दो। ये कारण है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में हम जाते टाइम ये एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले जैसा कुछ नहीं है इसमें, ये तो एक्चुअल में होता है। हम रोज़ के जीवन में इसी तरह से देखते हैं चीज़ों को डेराइव होते हुए। कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते टाइम इनडायरेक्ट टैक्स से ऐड हो जाता है, सब्सिडी लेस हो जाता है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ जी सर। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो रहता है, वो भी हम कवर कर लेंगे कभी। तो आज हमारा हो गया टाइम, आज की क्लास हम यहाँ क्लोज करते हैं। कल हम इनकम मेथड समझेंगे।